साथियों, आप सभी को जया भट्टाचार्य का प्यार भरा नमस्कार। आज उर्दू साहित्य की एक अत्यंत निडर, प्रगतिशील और विद्रोही लेखिका इस्मत चुगतई की कहानी आप सुनेंगे। इस्मत चुगतई जी ने मुस्लिम परिवार की महिलाओं की दबी कुचली भावनाओं, नारीत्व और सामाजिक रूढ़ियों पर खुलकर लिखा। उनकी प्रसिद्ध कहानी लिहाफ ने हिंदी साहित्य में हलचल मचा दी थी। लिहाफ कहानी आप इसी चैनल में सुन चुके हैं। आज हम सुनेंगे इनकी लिखी हुई कहानी चौथी का जोड़ा। सहदरी के चौके पर आज फिर साफ सुथरी जाजम बिछी थी। टूटी फूटी खपरेल की झिर्रियों में से धूप के आड़े तिरछे कतले पूरे दालान में बिखरे हुए थे। मोहल्ले टोले की औरतें खामोश और सहमी हुई सी बैठी हुई थी, जैसे कोई बड़ी वारदात होने वाली हो। माओ ने बच्चे छाती से लगा लिए थे। कभी कभी कोई मुनहन्नी सा चरचरम बच्चा रसद की कमी की दुहाई देकर चिल्ला उठता, नाए नाए मेरे लाल। दुबली पतली माँ उसे अपने घुटने पर लिटाकर यूं हिलाती जैसे धान मिले चावल में सूप फटक रही हो, और बच्चा हुंकारे भरकर खामोश हो जाता। आज कितनी आस भरी निगाहें कुबरा की माँ के मुतफ़िर चेहरे को तक रही थी। छोटे अर्ज की टूल के 2 पार्ट तो जोड़ लिए गए, मगर अभी सफ़ेद गजी का निशान ब्योतने की किसी की हिम्मत न पड़ती थी। काट छांट के मामले में कुबरा की माँ का मर्तबा बहुत ऊंचा था। उनके सूखे सूखे हाथों ने न जाने कितने जहेज संवारे थे, कितनी छट्टी छूछक तैयार किए थे और कितने ही कफन ब्योंते थे। जहाँ कहीं मोहल्ले में कपड़ा कम पड़ जाता और लाख जतन करने पर भी ब्योंत न बैठती, कुबरा की माँ के पास केस लाया जाता। कुबरा की माँ कपड़े के कान निकालती, कलब तोड़ती, कभी तिकोने बनाती, कभी चौक उठा करती और दिल ही दिल में कैंची चलाकर आंखों से नाप तोल कर मुस्कुरा उठती। आस्तीन और घेर तो निकल आएगा, गिरेबान के लिए कतरन मेरी बक्ची से ले लो, और मुश्किल आसान हो जाती। कपड़ा तराश कर वो कतरनों की पिंडी बनाकर पकड़ा देती। पर आज तो गजी का टुकड़ा बहुत ही छोटा था और सबको यकीन था कि आज तो कुबरा की माँ की नाप तोल हार जाएगी। तभी तो सब दम साधे उनका मुंह ताक रही थी। कुबरा की माँ के पुर इज्जत कलाल चेहरे पर फिक्र की कोई शक्ल न थी। 4 गज गजी के टुकड़े को वो निगाहों से ब्योंत रही थी। लाल टूल का अक्स उनके नीलगू जर्द चेहरे पर शफक की तरह फूट रहा था। वो उदास उदास गहरी झुर्रियां अंधेरी घटाओं की तरह एकदम उजागर हो गईं, जैसे जंगल में आग भड़क उठी हो। और उन्होंने मुस्कुरा कर कैंची उठाई। मोहल्ले वालों के जमघटे से एक लंबी इत्मीनान की सांस उभरी। गोद के बच्चे भी ठसक दिए गए। चील जैसी निगाहों वाली कुंवारियों ने लपाझप सुई के नाकों में डोरे पिरोए। नई ब्याही दुल्हनों ने अंगुश्ताने पहन लिए। कुबरा की माँ की कैंची चल पड़ी। सहदरी के आखिरी कोने में पलंगड़ी पर हमीदा पैर लटकाए हथेली पर ठोडी रखे कुछ सोच रही थी। दोपहर का खाना निपटाकर इसी तरह बी अम्मा सहदरी की चौकी पर जा बैठती हैं और बक्ची खोलकर रंग बिरंगे कपड़ों का जाल बिखेर दिया करती हैं। कुंडी के पास बैठी बर्तन मांजती हुई कुबरा कनखियों से उन लाल कपड़ों को देखती तो एक सुर्ख छिपकली सी उसके जर्दी मायल मटियाले रंग में लपक उठती। रुपहली कटोरियों के जाल अब पोले पोले हाथों से खोलकर अपने जानुओं पर फैलाती तो उसका मुरझाया हुआ चेहरा एक अजीब अरमान भरी रोशनी से जगमगा उठता। गहरी संदूकों जैसी शिकनों पर कटोरियों का अक्स नन्ही नन्ही मशालों की तरह जगमगाने लगता। हर टाँके पर जरी का काम हिलता और मशालें कपकपा उठती। याद नहीं कब इस शबनमी दुपट्टे के बने टके तैयार हुए
और गाजी के भारी कब्र जैसे संदूक की तह में डूब गए। कटोरियों के जाल धुंधला गए। गंगा जमनी किरणें मांद पड़ गईं। तूली के लच्छे उदास हो गए। मगर कुबरा की बारात न आई। जब एक जोड़ा पुराना हुआ जाता तो उसे चाले का जोड़ा कहकर सेंध दिया जाता और फिर एक नए जोड़े के साथ नई उम्मीदों का इफ्तिहात हो जाता। बड़ी छानबीन के बाद नई दुल्हन छांटी जाती। सहदरी के चौके पर साफ सुथरी जाजम बिछती। मोहल्ले की औरतें हाथ में पानदान और बगलों में बच्चे दबाए झांझे बजाती आन पहुंचती। छोटे कपड़े की गोट तो उतर आएगी, पर बच्चों का कपड़ा ना निकलेगा। लो बुआ लो, और सुनो, क्या निगोड़ी भारी टूल की चूल्हे पड़ेंगी। और फिर सबके चेहरे फिक्रमंद हो जाते। कुबरा की माँ खामोश कीमियागर की तरह आंखों के फीते से तुलो अर्ज नापती और बीवियां आपस में छोटे कपड़े के मुतालिक खुसर फुसर करके कह लगाती। ऐसे में कोई मनचली, कोई सुहाग या बन्ना छेड़ देती। कोई और 4 हाथ आगे वाली समधनों को गालियां सुनाने लगती। बेहुदा गंदे मजाक और चुगलें शुरू हो जाती। ऐसे मौके पर कुंवारी बालियों की सहदरी से दूर सिर ढाककर खपरेल में बैठने का हुक्म दे दिया जाता। और जब कोई नया कहकहा सहदरी से उभरता तो बेचारियां एक ठंडी सांस भरकर रह जाती। अल्लाह, ये कहकहे उन्हें खुद कब नसीब होंगे। इस चहल पहल से दूर कुबरा शर्म की मारी मच्छरों वाली कोठरी में सर झुकाए बैठी रहती है। इतने में कतर म्योत निहायत नाजुक मरहले पर पहुंच जाती। कोई कली उल्टी कट जाती और उनके साथ बीवियों की मत भी कट जाती। कुबरा सहम कर दरवाजे की आड़ से झांकती। यही तो मुश्किल थी। कोई जोड़ा अल्लाह हमारा चैन से न सिलने पाया। जो कली उल्टी कट जाए तो जान लो नाइन की लगाई हुई बात में जरूर कोई अड़ंगा लगेगा। या तो कोई दुल्हा की रखैल निकल आएगी या उसकी माँ ठोस कड़ों का अड़ंगा बांधेगी। जो गोट में कान आ जाए तो समझ लो महर पर बात टूटेगी या भरत के पायों के पलंग पर झगड़ा होगा। चौथी के जोड़े का शगुन बड़ा नाजुक होता है। बी अम्मा की सारी मशाकी और सुगड़ापा धरा रह जाता। न जाने ऐन वक्त पर क्या हो जाता कि धनिया बराबर बात तूल पकड़ जाती। बिस्मिल्लाह के जोर से सुगड़ माँ ने जहेज जोड़ना शुरू किया था। जरा सी कतर भी बची तो तेलदानी या शीशी का गिलाफ सीकर धनुक गोकरू से संवार कर रख देती। लड़की का क्या है, खीरे ककड़ी सी बढ़ती है। जो बारात आ गई तो यही सलीका काम आएगा। और जब से अब्बा गुजरे सलीके का भी दम फूल गया। हमीदा को एकदम अपने अब्बा याद आ गए। अब्बा कितने दुबले पतले, लंबे जैसे मुहर्रम का अलम। एक बार झुक जाते तो सीधे खड़े होना दुश्वार था। सुबह ही सुबह उठकर नीम की मिसवाक तोड़ लेते और हमीदा को घुटनों पर बिठाकर जाने क्या सोचा करते। फिर सोचते सोचते नीम की मिसवाक का कोई फूसड़ा हलक में चला जाता और वे खांसते ही चले जाते। हमीदा बिगड़कर उनकी गोद से उतर जाती। खांसी के थक्कों से यूं ही हिल जाना उसे कतई पसंद नहीं था। उसके नन्हे से गुस्से पर वे और हंसते और खांसी सीने में बेतरह उलझती जैसे गर्दन कटे कबूतर फड़फड़ा रहे हों। फिर बी अम्मा आकर उन्हें सहारा देती, पीठ पर थप थप हाथ मारती। तौबा है, ऐसी भी क्या हंसी। अच्छू के दबाव से सुर्ख आंखें ऊपर उठाकर अब्बा बेकसी से मुस्कुराते। खांसी तो रुक जाती मगर देर तक हाफा करते। कुछ दवा दारू क्यों नहीं करते? कितनी बार कहा तुमसे। बड़े शफाखाने का डॉक्टर कहता है सुइयां लगवाओ और रोज 3 पाव दूध और आधी छटाक मक्खन। एक खाक पड़े लून डॉक्टरों की सूरत पर। बल एक तो खांसी, ऊपर से चिकनाई, बलगम न पैदा कर देगी। हकीम को दिखाओ किसी। दिखाऊंगा, अब्बा हुक्का गुड़गुड़ाते और फिर अच्छू लगता। आग लगे इस मुँह हुक्के को, इसी ने तो ये खांसी लगाई है। जवान बेटी की तरफ भी देखते हो आंख उठाकर।
और अब अब्बा कुबरा की जवानी की तरफ रहम तलब निगाहों से देखते। कुबरा जवान थी। कौन कहता था जवान थी? वो तो जैसे बिस्मिल्लाह के दिन से ही अपनी जवानी की आमद की सुनवानी सुनकर ठिठक कर रह गई थी। न जाने कैसी जवानी आई थी कि न तो उसकी आंखों में किरणें नाची, न उसके रुखसारों पर जुल्फें परेशान हुई, न उसके सीने पर तूफान उठे, और न कभी उसने सावन भादों की घटाओं से मचल मचल कर प्रीतम या साजन मांगे। वो झुकी झुकी सहमी सहमी जवानी जो न जाने कब दबे पांव उस पर रेंग आई, वैसे ही चुपचाप न जाने किधर चल दी। मीठा बरस नमकीन हुआ और फिर कड़वा हो गया। अब्बा एक दिन चौखट पर औंधे मुंह गिरे और उन्हें उठाने के लिए किसी हकीम या डॉक्टर का नुस्खा न आ सका, और हामिदा ने मीठी रोटी के लिए जिद करनी छोड़ दी, और कुबरा के पैगाम न जाने किधर रास्ता भूल गए। जानो किसी को मालूम ही नहीं कि स्टार्ट के पर्दे के पीछे किसी की जवानी आखिरी सिसकियां ले रही है, और एक नई जवानी सांप के फन की तरह उठ रही है। मगर बी अम्मा का दस्तूर न टूटा। वो इसी तरह रोज रोज दोपहर को सहदरी में रंग बिरंगे कपड़े फैलाकर गुड़ियों का खेल खेला करती हैं। कहीं न कहीं से जोड़ जमा करके शरबत के महीने में क्रेप का दुपट्टा 7.5 रुपए में खरीद ही डाला। बात ही ऐसी थी कि बगैर खरीदे गुजारा न था। मजले मामू का तार आया कि उनका बड़ा लड़का राहत पुलिस की ट्रेनिंग के सिलसिले में आ रहा है। बी अम्मा को तो जैसे एकदम से घबराहट का दौरा पड़ गया, जनो चौखट पर बारात आन खड़ी हुई है और उन्होंने अभी दुल्हा की मांग अशफा भी नहीं कतरी। हॉल से तो उनके छक्के छूट गए। झट अपनी मुंहबोली बहन बिंदु की माँ को बुला भेजा कि बहन, मेरा मरी मुंह देखो जो इस घड़ी ना आओ। और फिर दोनों में खुसुर पुसुर हुई। बीच में एक नज़र दोनों कुबरा पर भी डाल देती, जो दालान में बैठी चावल फटक रही थी। वो इस कानाफूसी की जबान को अच्छी तरह समझती थी। उसी वक्त बी अम्मा ने कानों से 4 माशा की लौंगे उतारकर मुंहबोली बहन के हवाले की थी कि जैसे तैसे करके शाम तक तोला भर गोकरू, 6 माशा सलमा सितारा और पाव गज नेफे के लिए टूल ला दें। बाहर की तरफ वाला कमरा झाड़ पोंछ कर तैयार किया गया। थोड़ा सा चूना मांगकर कुबरा ने अपने हाथों से कमरा पोत डाला। कमरा तो चिट्ठा हो गया, मगर उसकी हथेलियों की खाल उड़ गई, और जब वो शाम को मसाला पीसने बैठी तो चक्कर खाकर दोहरी हो गई। सारी रात करवटें बदलते गुजरी। एक तो हथेलियों की वजह से, दूसरे सुबह की गाड़ी से राहत आ रहे थे। अल्लाह, मेरे अल्लाह मियाँ, अब के तो मेरी आपा का नसीब खुल जाए। मेरे अल्लाह, मैं 100 रकात नाफिल तेरे दरगाह में पढ़ूंगी। हामिदा ने फजर की नमाज पढ़कर दुआ मांगी। सुबह जब राहत भाई आए तो कुबरा पहले से ही मच्छरों वाली कोठरी में जा छुपी थी। जब सेवइयों और पराठों का नाश्ता करके बैठक में चले गए तो धीरे धीरे नई दुल्हन की तरह पैर रखती हुई कुबरा कोठरी से निकली और जूठे बर्तन उठा लिए। लाओ मैं धो दूं भी आपा, हामिदा ने शरारत से कहा। नहीं, वो शर्म से झुक गई। हामिदा छेड़ती रही। बी अम्मा मुस्कुराती रही और क्रेप के दुपट्टे में लप्पा टांकती रही। जिस रास्ते कान की लौंग गई थी उसी रास्ते फूल पत्ता और चांदी की पाजेब भी चल दी थी, और फिर हाथों की 2-2 चूड़ियां भी, जो मजले मामू ने रंडापा से उतारने पर दी थी। रूखी सूखी खुद खाकर आए दिन राहत के लिए पराठे तले जाते, कोफ्ते भुना पुलाव महकते। खुद सूखा निवाला पानी से उतारकर वो होने वाले दामाद को गोश्त के लच्छे खिलाती। जमाना बड़ा खराब है बेटी, वो हमीदा को मुंह फुलाए देखकर कहा करती, और वो सोचा करती, हम भूखे रहकर भी दामाद को खिला रहे हैं। बी आपा सुबह सवेरे उठकर मशीन की तरह जुट जाती हैं।
निहार मुंह पानी का घूंट पीकर राहत के लिए पराठे तलती हैं, दूध औटाती हैं ताकि मोटी सी बालाई पड़े। उसका बस नहीं था कि वो अपनी चर्बी निकालकर उन पराठों में भर दें, और क्यों न भरे, आखिर वो एक दिन उसी का हो जाएगा। जो कुछ कमाएगा उसी की हथेली पर रख देगा। फल देने वाले पौधे को कौन नहीं सींचता। फिर जब एक दिन फूल खिलेंगे और फूलों से लदी हुई डाली झुकेगी तो ये ताना देने वालियों के मुंह पर कैसा जूता पड़ेगा। और उस ख्याल ही से बी आपा के चेहरे पर सुहाग खिल उठता। कानों में शहनाइयां बजने लगती और वो राहत भाई के कमरे को पलकों से झाड़ती, उसके कपड़ों को प्यार से तह करती जैसे वो उनसे कुछ कहते हों। वो उनके बदबूदार चूहों जैसे सड़े हुए मोजे, धोती, बिंदासी बनियाइन और नाक से लिपटी हुई रुमाल साफ करती। उसके तेल में चिपचिपाते हुए तकिए के गिलाफ पर स्वीट ड्रीम्स काटती। पर मामला चारों कोने से चौकस नहीं बैठ रहा था। राहत सुबह अंडे पराठे डटकर जाता और शाम को आकर कोफ्ते खाकर सो जाता, और बी अम्मा की मुंह बोली बहन हाकिमाना अंदाज में खुसुर पुसुर करती। बड़ा शर्मीला है बेचारा, बी अम्मा तौलिए पेश करती। हाँ ये तो ठीक है, पर भाई कुछ तो पता चले रंग ढंग से, कुछ आंखों से। अरे नौज, खुदा न करे मेरी लौंडियां आंखें लड़ाए, उसका आंचल भी नहीं देखा है किसी ने, बी अम्मा फक्र से कहती। तो पर्दा तुड़वाने को कौन कहे है। बी आपा के पके मुहासों को देखकर उन्हें बी अम्मा की दुरंदेशी की दाद देनी पड़ती। है बहन, तू तो सच में बहुत भोली हो। ये मैं कब कहूं हूं, ये छोटी निगोड़ी कौन सी बकरीद को काम आएगी। वो मेरी तरफ देखकर हंसती। अरे ओ नक चढ़ी, बहनों से कोई बातचीत, कोई हंसी मजाक। अरे चल दीवानी, तो मैं क्या करूं खाला, राहत मियाँ से बातचीत क्यों नहीं करती। भैया हमें तो शर्म आती है। हैं वो तुझे फाड़ी खाएगा ना, बी अम्मा चिढ़ा कर बोलती। नहीं तो, मगर मैं लाजवाब हो गई और फिर मिसकॉट हुई। बड़ी सोच विचार के बाद खली के कबाब बनाए गए। आज बी आपा भी कई बार मुस्कुरा पड़ी। चुपके से बोली, देख हंसना नहीं, नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। नहीं हंसूंगी, मैंने वादा किया। खाना खा लीजिए, मैंने चौकी पर खाने की सेनी रखते हुए कहा। फिर जो पार्टी के नीचे रखे हुए लोटे से हाथ धोते वक्त मेरी तरफ सिर से पांव तक देखा तो मैं भागी वहां से। अल्लाह तौबा, क्या खूनी आंखें हैं, चाह निगोड़ी मरी। अरे देख तो सही, वो कैसा मुंह बनाते हैं। सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। आपा बी ने एक बार फिर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में इल्तिजा थी, लुटी हुई बारातों का गुबार था और चौथी के पुराने जोड़ों की मंद उदासी। मैं सिर झुकाए फिर खंबे से लगकर खड़ी हो गई। राहत खामोश खाते रहे, मेरी तरफ न देखा। खली के कबाब खाते देख मुझे चाहिए था कि मजाक उड़ाऊं, कहे लगाऊं कि वाह जी वाह दूल्हा भाई, खली के कबाब खा रहे हो। मगर जानो किसी ने मेरा नरखरा दबोच लिया हो। बी अम्मा ने मुझे जलकर वापस बुला लिया और मुंह में मुझे कोसने लगी। अब मैं उनसे क्या कहती कि वो मजे से खा रहा है कमबख्त। राहत भाई, कोफ्ते पसंद आए, बी अम्मा के सिखाने पर मैंने पूछा। जवाब नदारत। बताइए ना। अरे ठीक से जाकर पूछ, बी अम्मा ने टहुका दिया। आपने लाकर दिए और हमने खाए, मजेदार ही होंगे। अरे वाह जंगली, बी अम्मा से न रहा गया। तुम्हें पता भी न चला क्या मजे से खली के कबाब खा गए। खली के? अरे तो रोज काहे के होते हैं।
मैं तो आदी हो चला हूँ खली और भूसा खाने का। बी अम्मा का मुंह उतर गया। बी अम्मा की झुकी हुई पलकें ऊपर न उठ सकी। दूसरे रोज बी आपा ने रोजाना से दुगनी सिलाई की और फिर जब शाम को मैं खाना लेकर गई तो बोले, कहिए आज क्या लाई हैं? आज तो लकड़ी के बुरादे की बारी है। क्या हमारे यहाँ का खाना आपको पसंद नहीं आता? मैंने जल कर कहा, ये बात नहीं, कुछ अजीब सा मालूम होता है। कभी खली के कबाब तो कभी भूसे की तरकारी। मेरे तन बदन में आग लग गई। हम सूखी रोटी खाकर इसे हाथी की खुराक दें, टपकता पराठे ठुसाएं। मेरी बी आपा को जुशांदा नसीब नहीं और इसे दूध मलाई निगलवाएं। मैं भन्ना कर चली आई। बी अम्मा की मुंहबोली बहन का नुस्खा काम आ गया और राहत ने दिन का ज्यादा हिस्सा घर में ही गुजारना शुरू कर दिया। बी आपा तो चूल्हे में झुकी रहती, बी अम्मा चौथी के जोड़े सिया करती और राहत की गलीज आंखों के तीर मेरे दिल में चुभा करते। बात बेबात छेड़ना, खाना खिलाते वक्त कभी पानी तो कभी नमक के बहाने और साथ साथ जुमलेबाजी। मैं खिसियाकर बी आपा के पास जा बैठती। जी चाहता किसी दिन साफ कह दूं कि किसकी बकरी और कौन डाले दाना घास। ऐ बी, मुझसे तुम्हारा ये बैल न नाथा जाएगा। मगर बी आपा के उलझे हुए बालों पर चूल्हे की उड़ती हुई राख, नहीं, मेरा कलेजा धक से हो गया। मैंने उनके सफेद बाल लट के नीचे छुपा दिए। नाज जाए इस कमबख्त नजले का, बेचारी के बाल पकने शुरू हो गए। राहत ने फिर किसी बहाने मुझे पुकारा। मैं जल गई। पर बी आपा ने कटी हुई मुर्गी की तरह जो पलट कर देखा तो मुझे जाना ही पड़ा। आप हमसे खफा हो गई? राहत ने पानी का कटोरा लेकर मेरी कलाई पकड़ ली। मेरा दम निकल गया और मैं भागी तो हाथ छटक कर। क्या कह रहे थे? बी आपा ने शर्मो हया से घुटी आवाज में कहा। मैं चुपचाप उनका मुंह ताकने लगी। कह रहे थे, किसने पकाया है खाना? वाह वाह, जी चाहता है खाता ही चला जाऊं, पकाने वाली के हाथ खा जाऊं। ओह नहीं, खा नहीं जाऊं बल्कि चूम लूं। मैंने जल्दी जल्दी कहना शुरू किया और बी आपा का खुरदुरा हल्दी धनिया की बसान में सड़ा हुआ हाथ अपने हाथ से लगा लिया। मेरे आंसू निकल आए। ये हाथ, मैंने सोचा, जो सुबह से शाम तक मसाला पीसते, पानी भरते हैं, प्याज काटते हैं, बिस्तर बिछाते हैं, जूते साफ करते हैं, ये बेकस गुलाम की तरह सुबह से शाम तक जुटे ही रहते हैं। इनकी बेगार कब खत्म होगी? क्या इनका कोई खरीदार न आएगा? क्या इन्हें कभी प्यार से न चूमेगा? क्या इनमें कभी मेहंदी न रचेगी? क्या इनमें कभी सुहाग का इतर न बसेगा? जी चाहा जोर से चीख पड़ूं। और क्या कह रहे थे? बी आपा के हाथ तो इतने खुरदरे थे, पर आवाज इतनी रसीली और मीठी थी कि राहत के अगर कान होते तो मगर राहत के न कान थे न नाक, बस दोजख जैसा पेट था। और कह रहे थे, अपनी बी आपस से कहना कि इतना काम न किया करें और जो शानदा पिया करें। चल झूठी। अरे वाह, झूठे होंगे आपके वो। अरे चुप मुर्दार। उन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया। देख तो स्वेटर बुन गया है, उन्हें दिया। पर देख, तुझे मेरी कसम, मेरा नाम न लीजो। नहीं बी आपा, उन्हें न दो वे स्वेटर। तुम्हारी इन मुट्ठी भरी हड्डियों को स्वेटर की कितनी जरूरत है? मैंने कहना चाहा पर न कह सकी। आपा भी, तुम खुद क्या पहनोगी? अरे मुझे क्या जरूरत है, चूल्हे के पास तो वैसे ही झुलसन रहती है। स्वेटर देखकर राहत ने अपनी एक आईब्रो शरारत से ऊपर तान कर कहा,
क्या ये स्वेटर आपने बुना है? नहीं तो भाई हम नहीं पहनेंगे। मेरा जी चाहा कि उसका मुंह नोच लूं। कमीने मिट्टी के लौंदे, ये स्वेटर उन हाथों ने बुना है जो जीते जागते गुलाम हैं। इनके एक एक फंदे में किसी नसीबों की जली के अरमानों की गर्दनें फंसी हुई हैं। ये उन हाथों का बुना हुआ है जो नन्हे पगोड़ों झुलाने के लिए बनाए गए हैं। उनको थाम लो गधे कहीं के। और ये जो दो पतवार बड़े से बड़े तूफान के थपेड़ों से तुम्हारी जिंदगी की नाव को बचाकर पार लगा देंगे। ये सितार की गत न बजा सकेंगे, मणिपुरी और भरतनाट्यम की मुद्रा न दिखा सकेंगे। इन्हें पियानो पर रक्स करना नहीं सिखाया गया, इन्हें फूलों से खेलना नहीं नसीब हुआ। मगर ये हाथ तुम्हारे जिस्म पर चर्बी चढ़ाने के लिए सुबह शाम सिलाई करते हैं, साबुन और सोडे में डुबकियां लगाते हैं, चूल्हे की आंच सहते हैं, तुम्हारी गलाजतें धोते हैं। इनमें चूड़ियां नहीं खनकती हैं, इन्हें कभी किसी ने प्यार से नहीं थामा। मगर मैं चुप रही। बी अम्मा कहती हैं, मेरा दिमाग तो मेरी नई नई सहेलियों ने खराब कर दिया है। वो मुझे कैसी नई नई बातें बताया करती हैं, कैसी डरावनी मौत की बातें, भूख की और काल की बातें, धड़कते हुए दिल के एकदम चुप हो जाने की बातें। ये स्वेटर तो आप ही पहन लीजिए। देखिए ना, आपका कुर्ता कितना बारीक है। जंगली बिल्ली की तरह मैंने उसका मुंह, नाक, गिरेबान नोच डाली और अपनी पलंगड़ी पर जा गिरी। बी आपा ने आखिरी रोटी डालकर जल्दी जल्दी तसले में हाथ धोए और आंचल से पोंछती मेरे पास आ बैठी। वो बोले, उनसे न रहा गया तो धड़कते दिल से पूछा, बी आपा, ये राहत भाई बड़े खराब आदमी हैं। मैंने सोचा मैं आज सब कुछ बता दूंगी। क्यों? वो मुस्कुराई। मुझे अच्छे नहीं लगते। देखिए, मेरी सारी चूड़ियां चूर हो गईं। मैंने कांपते हुए कहा। बड़े शरीर हैं, उन्होंने रोमांटिक आवाज में शर्मा कर कहा। बी आपा, सुनो बी आपा, ये राहत अच्छे आदमी नहीं है। मैंने सुलग कर कहा, आज मैं बी अम्मा से सब कह दूंगी। क्या हुआ? बी अम्मा ने जान माज बिछाते हुए कहा। देखिए मेरी चूड़ियां बी अम्मा, राहत ने तोड़ डाली। बी अम्मा मसरत से चहक कर बोली, हाँ खूब किया, तू उसे सताती भी तो बहुत है। है तो दम काहे को निकल गया? बड़ी मोम की नमी हुई हो कि हाथ लगाया और पिघल गई। फिर चुमका कर बोली, खैर तू भी चौथी में बदला ले लीजियो, कसर निकाल लियो कि याद ही करे मियाँ जी। ये कहकर उन्होंने नियत बांध ली। मुंह बोली बहन से फिर कॉन्फ्रेंस हुई और मामले को उम्मीद अफजा रास्ते पर गामजन देखकर अजहद खुशनुदी से मुस्कुरा गया। हैं, तू तो बड़ी ही ठस है। हम तो अपने बहनोइयों का खुदा की कसम नाक में दम कर दिया करते थे। और वो मुझे बहनोइयों के छेड़छाड़ के हथकंडे बताने लगी कि किस तरह सिर्फ छेड़छाड़ के तीरंदाज नुस्खे से उन दो ममेरी बहनों की शादी कराई, जिनकी नाव पार लगाने के सारे मौके हाथ से निकल चुके थे। एक तो उनमें से हकीम जी थे, जहां बेचारे को लड़कियां बालियां छेड़ती शर्माने लगते और शर्माते शर्माते इख्तिलास के दौरे पड़ने लगते। और एक दिन मामू साहब से कह दिया कि मुझे गुलामी में ले लीजिए। दूसरे वायसराय के दफ्तर में क्लर्क थे, जहां सुना कि बाहर आए हैं, लड़कियां छेड़ना शुरू कर देती थी। कभी गिलहरियों में मिर्चें भरकर भेज देती, कभी सेवइयों में नमक डालकर खिला दिया। एलो, वो तो रोज आने लगे। आंधी आए, पानी आए, क्या मजाल जो वो न आए। आखिर एक दिन कहलवा ही दिया। अपने एक जान पहचान वाले से कहा कि उनके यहाँ शादी करा दो।
पूछा कि भाई किससे, तो कहा किसी से भी करा दो। और खुदा झूठ ना बुलवाए तो बड़ी बहन की सूरत थी कि देखो तो जैसे बेचा चला आता है, छोटी तो बस सुभान अल्लाह। एक आंख पूरब तो दूसरी पश्चिम। 15 तोले सोना दिया बाप ने और साहब के दफ्तर में नौकरी अलग दिलवाई। हाँ भाई, जिसके पास 15 तोले सोना हो और बड़े साहब के दफ्तर की नौकरी, उसे लड़का मिलते देर लगती है। बी अम्मा ने ठंडी सांस भरकर कहा, ये बात नहीं है बहन, आजकल लड़कों का दिल बस थाली का बैंगन होता है, जिधर झुका दो उधर ही लुढ़क जाएगा। मगर राहत तो बैगन नहीं, अच्छा खासा पहाड़ है। झुकाव देने पर कहीं मैं ही ना फंस जाऊं, मैंने सोचा। फिर मैंने आपा की तरफ देखा। वो खामोश दहलीज पर बैठी आटा कूद रही थी और सब कुछ सुनती जा रही थी। उनका बस चलता तो जमीन की छाती फाड़कर अपने कुंवारेपन की लानत समेत इसमें समा जाती। क्या मेरी आपा मर्द की भूखी हैं? नहीं, भूख के एहसास से वो पहले ही सहम चुकी हैं। मर्द का तस्वुर इनके मन में एक उमंग बनकर नहीं उभरा, बल्कि रोटी कपड़े का सवाल बनकर उभरा है। वो एक बेवा की छाती का बोझ है, इस बोझ को ढकेलना ही होगा। मगर इशारों कनायों के बावजूद भी राहत मियाँ न तो खुद मुंह से फूटे और न उनके घर से पैगाम आया। थक हार कर भी अम्मा ने पैरों के तोड़े गिरवी रखकर पीर मुश्किल कुशा की नियाज दिला डाली। दोपहर भर मोहल्ले टोले की लड़कियां सहन में ऊधम मचाती रहीं। बी आपा शर्माती लजाती मच्छरों वाली कोठरी में अपने खून की आखिरी बूंदें चुसाने को जा बैठी। बी अम्मा कमजोरी में अपनी चौकी पर बैठी चौथी के जोड़े में आखिरी टाँके लगाती रही। आज उनके चेहरे पर मंजिलों के निशान थे। आज मुश्किल कुशाई होगी, बस आंखों की सुइयां रह गई हैं, वो भी निकल जाएंगी। आज उनकी झुर्रियों में फिर मुश्किल थरथरा रही थी। बी आपा की सहेलियां उनको छेड़ रही थी और वो खून की बची कुची बूंदों को ताव में ला रही थी। आज कई रोज से उनका बुखार नहीं उतरा था। थके हारे दिए की तरह उनका चेहरा एक बार टिमटिमाता और फिर बुझ जाता। इशारे से उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। अपना आंचल हटाकर नियाज की मलीदे की तश्तरी मुझे थमा दी। इस पर मौलवी साहब ने दम किया है। उनकी बुखार से दहकती हुई गरम गरम सांसें मेरे कान में लगी। तश्तरी लेकर मैं सोचने लगी, मौलवी साहब ने दम किया है, ये मुकद्दस मलीदा अब राहत के पेट में झोंका जाएगा। वो तंदूर जो 6 महीनों से हमारे खून के छींटों से गर्म रखा गया, ये दम किया हुआ मलीदा मुराद बर लाएगा। मेरे कानों में शादियाने बजने लगे। मैं भागी भागी कोठे से बारात देखने जा रही हूँ। दूल्हे के मुंह पर लंबा सा सेहरा पड़ा है, जो घोड़े की अयालों को चूम रहा है। चौथी का शाहानी जोड़ा पहने, फूलों से लदी, शर्म से निढाल, आहिस्ता आहिस्ता कदम तोलती हुई बी आपा चली आ रही हैं। चौथी का जरतार जोड़ा झिलमिल कर रहा है। बी अम्मा का चेहरा फूल की तरह खिला हुआ है। बी आपा की हया से बोझिल निगाहें एक बार ऊपर उठती हैं। शुक्राने का एक आंसू ढलक कर अफशा के जर्रों में कुमकुमे की तरह उलझ जाता है। ये सब तेरी मेहनत का फल है, बी आपा कह रही हैं। हामिदा का गला भर आया। जाओ ना मेरी बहनों, बी आपा ने उसे जगा दिया और चौंक कर ओढ़नी के आंचल से आंसू पोंछती ड्योढ़ी की तरफ बढ़ी। ये मलीदा, उसने उछलते हुए दिल को काबू में रखते हुए कहा। उसके पैर लरच रहे थे, जैसे वो सांप की बामी में घुस आई हो। फिर पहाड़ खिसका और मुंह खोल दिया। वो एक कदम पीछे हट गई, मगर दूर कहीं बारात की शहनाइयों ने चीख लगाई, जैसे कोई दिन का गला घोट रहा हो। कांपते हाथों से
मुकद्दस मलीदे का निवाला बनाकर सने राहत के मुंह की तरफ बढ़ा दिया। एक झटके से उसका हाथ पहाड़ की खो में डूबता चला गया। नीचे तहफुन और तारीकी से अथाह गार की गहराइयों में एक बड़ी सी चट्टान ने उसकी चीख को घोंटा। नियाज मलीदे की रकाबी हाथ से छूटकर लालटेन के ऊपर गिरी और लालटेन ने जमीन पर गिरकर 2-4 सिसकियां भरी और गुल हो गई। बाहर आंगन में मोहल्ले की बहू बेटियां मुश्किल कुशा की शान में गीत गा रही थी। सुबह की गाड़ी से राहत मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करता हुआ चला गया। उसकी शादी की तारीख तय हो चुकी थी और उसे जल्दी थी। उसके बाद इस घर में कभी अंडे तले न गए, पराठे न सीखे और स्वेटर न बुने। दिक, जो एक अरसे से भी आपा की ताक में भागी पीछे पीछे आ रही थी, एक ही जश्न में उन्हें दबोच बैठी और उन्होंने अपना नामुराद वजूद चुपचाप उसकी आगोश में सौंप दिया और फिर उसकी सहदरी में साफ सुथरी जाजम बिछाई गई। मोहल्ले की बहू बेटियां जुड़ी। कफन का सफ़ेद सफ़ेद लट्ठा मौत के आंचल की तरह भी अम्मा के सामने फैल गया। तहम्मुल के बोझ से उनका चेहरा लरज रहा था। बाईं आईब्रो फड़क रही थी। गालों की सुनसान झुर्रियां भाएं भाएं कर रही थी, जैसे उनमें लाखों अजहदे फुंकार रहे हों। लट्ठे के कान निकालकर उन्होंने चौपरत किया और उनके फिल में अनगिनत कैंचियां चल गईं। आज उनके चेहरे पर भयानक सुकून और हरा भरा इत्मीनान था, जैसे उन्हें पक्का यकीन हो कि दूसरे जोड़ों की तरह चौथी का ये जोड़ा न सेंता जाए। एकदम सहदरी में बैठी लड़कियां बालियां मैनाओं की तरह चहकने लगी। हमीदा माजी को दूर झटक कर उनके साथ जा मिली। लाल टूल पर सफ़ेद गजी का निशान, इसकी सुर्खी में न जाने कितनी मासूम दुल्हनों का सुहाग रचा है और सफ़ेदी में कितनी नामुराद कुंवारियों के कफन की सफ़ेदी डूब कर उभरी है। और फिर सब एकदम खामोश हो गए। बी अम्मा ने आखिरी टाँका भर के डोर तोड़ लिया। 2 मोटे मोटे आंसू उनके रुई जैसे नरम गालों पर धीरे धीरे रेंगने लगे। उनके चेहरे की शिकनों में से रोशनी की किरणें फूट निकली और वो मुस्कुरा दी, जैसे आज उन्हें इत्मीनान हो गया कि उनकी कुबरा का सुआ जोड़ा बनकर तैयार हो गया हो और कोई अदम में शहनाइयां बज उठेंगी। चौथी का जोड़ा। अभी आप सुन रहे थे इस्मत चुगताई की लिखी हुई ये कहानी। स्वर मेरा यानी जया भट्टाचार्य का था। कहानी आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुमूल्य है।